स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में मूल विधि में आज हमारा होगा सेट नंबर तीसरा। इससे पहले हमने आपको 2 सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है। इस वाले सेशन में हम फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग जितने भी क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करना, आखिरी में देखना आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा था कि जो ये हमारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में लाया गया था, वह दरअसल लागू कब हुआ था। देखिए, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो कुछ पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो डेट है साथी, वह है 30 दिसंबर 1956 का। 30 दिसंबर 1956। इस दिन क्या हुआ था भाई? इस दिन ये हुआ था कि यह जो अधिनियम है अनैतिक व्यापार, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी, ये पॉइंट ध्यान रखना, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है इस अधिनियम को, पहली बात याद रखिएगा। अब सुनिए, होता क्या है कि इसी दिन यानी 30 दिसंबर 1956 को ही इस अधिनियम का जो धारा 1 है साथी, वो लागू हो गया। धारा 1 जो इस अधिनियम का है वह लागू हो गया। तो कहीं कई बार ऐसा हमें मिलता है कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि 30 दिसंबर 1956 मान लिया जाता है। आपको ये बात क्लियर हो गई ना? पेपर में क्या होता है, कभी-कभी पूछ लेगा कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 1 कब लागू किया गया था, समझ गए? तो जब ऐसा सवाल आ जाएगा तो जवाब हमारा क्या होगा, 30 दिसंबर 1956। लेकिन आगे कहानी बन जाती है क्या, समझना जरा इसको। एक डेट और ध्यान में रखना होता है साथी, वह हमारा होता है 16 अप्रैल 1958। 16 अप्रैल 1958 को ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अन्य उपबंध लागू किए गए। तो 16 अप्रैल 1958, अगर मान लीजिए पेपर में 30 दिसंबर 1956 ना दे, 16 अप्रैल 1958 लिखे। कई बार क्या होता है कि 16 अप्रैल 1958 लिख देता है और 30 दिसंबर भी लिख देता है, तो वहाँ का क्वेश्चन गलत हो जाता है साथी, है ना। लेकिन वहाँ पे तब आप ध्यान रखिएगा, ये लागू शब्द को आप पकड़िएगा। अगर कहेगा कि कब अधिनियमित किया गया, ठीक है, अगर कहेगा अधिनियमित किया गया, तब तो पूरी तरह से जवाब यही होगा। लेकिन अगर ये कह देगा कि लागू किया गया और ये भी ऑप्शन में हो और ये भी ऑप्शन में हो, तब आप इसको टिक करना। और अगर कहेगा कि धारा 1 कब लागू किया गया, तब हम इस पे टिक करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, ये तो बड़ी बात है। कहीं-कहीं हमें एक जवाब और देखने को मिलता है। क्या? कहीं-कहीं क्या हो जाता है कि यहाँ पे अप्रैल की जगह साथी 1 मई 1958 लिखा हुआ मिल जाता है। समझ रहे हैं? ये तीनों आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। लेकिन तीनों एक साथ नहीं देखने को मिलेगा। तीनों एक साथ देखने को मिलेगा तो मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस वाले अधिनियम को। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, इसकी डेट को लेकर के क्लियर हो गए। दूसरी बात, इस अधिनियम का उद्देश्य हमसे पूछता कि भाई ये जो अधिनियम लाया गया, पर्पज क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, ऐसे ही पता चला कि अनैतिक व्यापार, सिंपल सी बात है, मानव दुर्व्यापार, यानी 2 काम इसमें किया गया। पहला काम ये किया गया साथी कि जो मानव व्यापार है, इसको रोकना है, पहला काम। दूसरा, हमारे यहाँ जो वेश्यावृत्ति चलती है साथी, है ना, इसको बंद करना था, इसको कम करना है, रोकना है। तो वेश्यावृत्ति को कम करना। तो इस अधिनियम का मेन पर्पज है क्या, मानव तस्करी को रोकना है और वेश्यावृत्ति को, इसके जो व्यावसायिक शोषण है, इसको रोकना है। ये बात क्लियर हो गई। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इसका विस्तार, यानी जो ये अधिनियम है, उस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है। तो भाई इस अधिनियम का विस्तार आप याद रखना, पूरे भारत में। कहाँ पे? पूरे भारत में है साथी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतने पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जवाब हमारा 30 दिसंबर 1956 होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ 30 कर लीजिएगा, बाकी चीजें सब वही हैं साथी, है ना। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की डाट के तहत जो ब्रोथेल है साथी, जिसे हम लोग वेश्यागृह कहेंगे, और मैं बार बार इसी शब्द का प्रयोग करूंगा, ब्रोथेल, आप समझ लेना, ठीक है। इसको परिभाषित किया गया है, किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आपको पता है हर बार अधिनियम 2 में परिभाषा ही दिया गया है, तो इस बार भी दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो अधिनियम की जो धारा 2 क है, इसमें वेश्यागृह की परिभाषित, इनको परिभाषित किया गया है। अब जो ये ब्रोथल है, वेश्यागृह, उसमें क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं, तो जरा से एक बार मेरे भाषा में समझिएगा। इस एक्ट में कहा गया कि भाई कोई भी ऐसा घर, जिसे आप लोग हाउस बोलते हो, या कोई भी ऐसा कमरा, रूम बोल सकते हो साथी, है ना, चाहे आप किराए पे लिए हो, चाहे जैसा रूम, या फिर कोई सवारी, सवारी कहने का मतलब साथी वही सवारी साधन जिसे आप बोलते हो, जैसे कार, बस, ट्रेन, ट्रक, ये सब चीजें, ठीक है। या साथी कहता है कोई स्थान, कोई भी प्लेस, ठीक है, कोई भी स्थान। या कहता है कि ये सब तो चीज ठीक है, ठीक है, या किसी घर का कोई कमरा हो, ठीक है,
या कोई स्थान हो या इस घर के कमरे का कोई भाग हो, मतलब कुछ भी पॉइंट हो साथी, अगर उस जगह का प्रयोग, ठीक है, किसी व्यक्ति के अभिलाप के लिए किया जाता है। अभिलाप का मतलब साथी भोग विलास, ठीक है, अभिलाप के लिए किया जाता है, तो वह जो प्लेस है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका कमरा हो, चाहे वो आपका सवारी हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे उसका कोई पार्ट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोथल बोलेंगे, यानी वेश्यागृह बोलेंगे। बस उसका प्रयोग कैसा होना चाहिए साथी? वह अभिलाप के लिए प्रयोग उस जगह का होना चाहिए, यानी भोग विलास के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। या दूसरे शब्दों में समझिएगा कि उस स्थान का प्रयोग लैंगिक शोषण के लिए होना चाहिए, ठीक है। क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? लैंगिक शोषण के लिए, ठीक है, सेक्स वर्क, लैंगिक शोषण के लिए अगर उस जगह का इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसे हम वेश्यागृह के रूप में जानेंगे। क्या बात क्लियर हो गई? अब इसको स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, यहाँ पे दिया गया होगा, आपसे सीधे पूछेगा और इनमें से कोई एक ऑप्शन में देगा कि भैया किसे आप कहोगे, तो बोल देना यार देखो कोई भी घर हो गया, या कमरा हो गया, या सवारी हो गया। सवारी मतलब वही समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ, या कोई भी स्थान हो गया, या किसी घर, कमरे, सवारी या स्थान का कोई प्रभाग, यानी कोई पार्ट, कोई भाग ही अगर हो गया। अभिप्रेत है जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाप के लिए, वही भोग विलास के लिए साथी, है ना, अथवा दो या अधिक वेश्याओं के परस्पर अभिलाप के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है, ध्यान रखना सब, है ना। अभिलाप के लिए या लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो वह घर, कमरा या स्थान, वो सवारी क्या कहलाएगा? हमारा वेश्यागृह कहलाएगा। ये बात दिया है धारा 2 क में। स्पष्ट हो गया? ठीक है। यहीं पर धारा 2 क में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे बालक का मतलब ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 16 वर्ष हो, 16 वर्ष से कम हो सकती है, ठीक है, मतलब कम ना हो। तो 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ऐसे बालक को हम लोग यहाँ पे बालक कहेंगे। अल्प, ऐसा समझिए बाबू, 1 से लेकर के 16 साल के अंदर का जो बच्चा रहेगा उसी को बालक कहेंगे। 16 साल के बाद बालक नहीं, ऐसा हर केस में 18 साल मिलता है, लेकिन यहाँ 16 साल तक के बच्चे को हम बालक कहेंगे। ये बात धारा 2 क में दिया गया है। आप सुनिए अगला क्वेश्चन। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की डांट के तहत कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह चलाता है, ठीक है, या उसका प्रबंधन करता है, ठीक है, अथवा उसको चलाने या प्रबंधन में कार्य करता है या सहायता करता है, तो वह प्रथम दोषसिद्ध पर न्यूनतम 1 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा। ये बात कौन से अधिनियम में कहा गया है? मेरी भाषा में समझिएगा। 2 व्यक्तियों का हम नाम लेते हैं, एक तो ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम का व्यक्ति क्या करता है साथी? यह वेश्यागृह को चलाता है। देखना जरा, ये वेश्यागृह को चलाने का काम कर रहा है, ठीक है। चलाने का मतलब कि अपना रूम देता है, उसी काम के लिए उस काम को करता है साथी, है ना, या उनका प्रबंधन करता है, माने मालिक है, ठीक है। तो ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है साथी, जो कुछ और नहीं करता बेचारा, लोगों को यहाँ तक पहुंचाता है या चाय पानी का व्यवस्था करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों के दोनों लोग अगर पकड़े जाते हैं तो पहली बार जब ये पकड़े जाएंगे तो इनको साथी कम से कम 1 साल की सजा मिलेगी, पहली बार अगर पकड़े जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो 3 साल की सजा मिल सकती है, यानी मिनिमम 1 साल की और मैक्सिमम जो है 3 साल की सजा इन्हें मिल सकती है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। ये बात कहाँ पे लिखी गई है यही तो जानना है साथी। ये बात लिखी गई है इस अधिनियम की धारा 3 के तहत, ठीक है। क्लियर हो गई मामला? तो अब सुनिए कुछ और बातें इसके बारे में, धारा 3 के बारे में जान लीजिएगा। तो धारा 3 में हम लोगों ने क्या देखा कि यार देखो, दिक्कत ये है कि अगर कोई वेश्यागृह को चलाता है या उसका प्रबंधन करता है या उसमें काम करता है, तो पहली बार अगर वो पकड़ा जाएगा भाई साहब, तो कम से कम उन्हें 1 साल की सजा होगी और मैक्सिमम उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कितना जुर्माना लगेगा? 2000 रुपए तक का, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोनों से हो सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है और ये भी देना पड़ सकता है। अब सोचिएगा कितना ज्यादा रकम है आजकल, 2000 रुपए। कल्पना करिए आप, जो इतना बड़ा धंधा स्कैम चला रहा होगा उसके लिए 2000 रुपए कितनी बड़ी राशि है। पर इस पर काम नहीं कर रहा सरकार कि इसको बदल के इसको प्राइस बढ़ा के 2 करोड़ कर दो, पकड़े जाने पर पकड़ो 1-2 बार, अभी देखो सब बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस पे काम नहीं करना सबको, है ना। लेकिन देखिए दूसरी बार पकड़ा जाएगा तब क्या होगा साथी? तो दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो कम से कम 2 साल का सजा हो जाएगा। हाइट देखिए, सजा बढ़ गया साथी, 1 साल से 2 साल हो गया। और 5 वर्ष तक का उसे मतलब जेल हो सकता है, मतलब मिनिमम 2 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष। और पहले कितना था? 1 वर्ष और 3 वर्ष।
रुपया कितना देना है, रुपया में अर्थदंड नहीं लगेगा, 2000 देकर छोड़ जाएगा, ठीक है। 2000 रुपए का दंड दिया जा सकता है साथी, है ना। पर मैं सरकार से कहूंगा इन सब चीजों को बढ़ाओ, कम से कम 2 करोड़ रुपए करो बढ़ा करके। गरीबों का खून मत चूसो, इन लोग का चूसो। आगे अगला जो है साथी, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत जो दलाल होते हैं या जो भड़ैत होते हैं, भड़ैत माने वो है फालतू के लोग जो जाते हैं महिलाओं के पास, वो लोग, ठीक है, या उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिए जो वेश्यावृत्ति से होने वाली आय पर निर्भर रहते हैं, के लिए दंड का प्रोविजन किया गया है। अब सुनिएगा, ये बात और रोचक है साथी। रोचक क्या है, ए नाम का कोई व्यक्ति है पहला, बी नाम का कोई व्यक्ति है दूसरा, सी नाम का कोई व्यक्ति है तीसरा, ठीक है। ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, कहीं जाता है और वहां की महिलाओं को फुसला बहला करके, है ना, मान लीजिए सी नाम की कोई महिला है, इन्हें फुसला बहला करके, वैवाहिक प्रयोजन देकर के, कोई भी प्रलोभन देकर के इनको लेकर आता है और इन्हें जो है ऐसी वेश्यागृह के अंदर, ठीक है, भर्ती करा देता है, ठीक। तो इस भाई साहब को तो सजा मिलनी चाहिए अगर ये पकड़े जाते हैं तो, ठीक है। बी नाम का कोई व्यक्ति है साथी, बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए ये व्यक्ति है साथी, और ये व्यक्ति कोई महिला है, डी नाम की महिला, इनके साथ जो है उस तरह से संलिप्त है साथी। सी नाम का कोई जो व्यक्ति है साथी, मान लीजिए चाचा, पापा, भतीजा, मामा, काका, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, वो एम नाम की कोई महिला है, इन्हें जो है फोर्स किया हुआ है, तुम जो है वैयावृत्ति जैसा कुछ काम करिए, और ये जो पैसा बेचारी पाती है, उन पैसे से भाई साहब ये बढ़िया मौज करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ये तीनों व्यक्ति हैं साथी, तो इन तीनों व्यक्ति को सजा देगा जो हमारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का धारा 4 है, वह 4(1) कहा जाएगा। वो इन तीनों प्रकार के व्यक्ति को जो महिला की वैयावृत्ति कराने की आय पर निर्भर होंगे, उनको सजा देगा, ठीक है, कि गधालू खाओ, काम करके खाओ। तो ये बात लिखी गई है धारा 4 में। बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्या लिखा गया धारा 4 में, धारा 4(1) में लिखा गया कि भाई देखो, जो वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर, यानी वेश्यावृत्ति के उपार्जन माने वहां से जो धन आएगा उस पर जीवन निर्वाह के लिए दंड का प्रोविजन किया गया है। इसमें कहा गया है धारा 4 में कि 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति, 18 साल से ऊपर का आयु होना चाहिए, जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपार्जन के लिए पूर्णतः या भागतः जीवन निर्वाह करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा। मुझे जब ये कम राशि देखता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इस राशि को बढ़ा करके करोड़ में करना चाहिए, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है साथी कि अगर मान लीजिए कि ये कोई महिला है बेचारी, है ना, गरीब लाचार महिला, और इनसे आप वैयावृत्ति करवाते हैं, मान लीजिए ये इनके कोई लगते हैं बेचारे, है ना, और ये इनसे वैयावृत्ति करवाते हैं, ठीक है, तो इन भाई साहब के ऊपर सजा होगा, पकड़े जाएंगे तो 1 साल का सजा होगा, और कम से कम 1000 रुपए का इनको जुर्माना भरना पड़ेगा। बहुत ज्यादा राशि है साथी, है ना, देखिए, या दोनों से हो सकता है, ठीक है। और कह रहा है कि जहां ऐसे उपार्जन किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित है, अगर मान लीजिए कि ये जो महिला है, ठीक है, वह नाबालिग है साथी, नाबालिग है और अवयस्क है, तो उस केस में भी अगर ये धंधा वंधा करवाते हैं तो भाई साहब को 7 साल की सजा कम से कम मिलेगी, और 10 वर्ष तक ये हो सकती है, यानी कम से कम 7 साल और मैक्सिमम जो है वो 10 साल की सजा इनको मिल सकती है, या दोनों इनके ऊपर लग सकता है। तो ये दो केस के याद रखेंगे। नॉर्मल केस में कितना मिला था, 1 साल की सजा मिल रही है और 1000 रुपए का जुर्माना हो रहा है, और अगर अवयस्क है तो उस केस में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 10 साल का कठोर दंड इनको मिल सकता है। ये प्रोविजन कहाँ दिया गया, धारा 4(1) में दिया गया है, ध्यान रखिए। अगला, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा डाट के तहत वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित करना या प्राप्त करने से संबंधित है। अब देखिए ये क्या चीज है, ये क्या बला है, फिलहाल में इसे याद रखिएगा कि ये जो है साथी दिया गया है धारा 5 में। क्या है धारा 5, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अधिनियम की धारा 5 ऐसा क्या कहता है साथी, तो अधिनियम की धारा 5 में ये सारी बात कही गई है। क्या, पहले तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर। देखिएगा, कह रहा है कि ये अधिनियम, एक्सप्लेनेशन में आपको समझाते हैं, देखिएगा, कि व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना या उत्प्रेरित करना या ले जाना, इससे संबंधित है। इसका क्या मतलब है, मतलब यह है किसी को उकसाना, किसी से कहना कि ये काम करो तुमको इतना रुपया मिलेगा, ये सारी चीजें,
या उसको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में लेकर जाना, इससे संबंधित है। क्या कहता है ये धारा 5? कहता है भाई देखो, कोई व्यक्ति चाहे उसकी सहमति से या बिना सहमति के, दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे उनकी एसेंट होनी चाहिए या एसेंट नहीं होनी चाहिए, दोनों बात हो रही है। अगर वो सहमति से अपने कहे तो भी और बिना सहमति के कहे तो भी, अगर आप उसे वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, या किसी व्यक्ति को किसी स्थान से इस आशय से जाने के लिए प्रेरित करते हैं या वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए किसी वेश्यालय का निवासी बन जाए, उसका बार बार आने वाला बने, ऐसा भी आप कहते हैं। या किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से कि वह वेश्यावृत्ति करे या वेश्यावृत्ति करने के लिए उसका पालन पोषण किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाएगा या ले जाने जाने का प्रयत्न किया जाएगा या लिवाएगा, ऐसा करने के लिए किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराए या कराने के लिए उत्प्रेरित करेगा, तो उसको सजा मिलेगी। सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्या है मेरी भाषा में समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और इनकी जो दोस्त हैं, जो भी हैं, पता नहीं कौन है, ठीक है, मान लीजिए कि बी नाम का कोई है। ज्यादातर ये बात महिलाओं पर लागू होती है, पुरुष तो ऐसे निठल्ला है, उनको कौन पूछता है ना। तो बी नाम की मान लीजिए कोई महिला है साथी, और ए नाम के व्यक्ति ने, ये जो बी नाम की कोई महिला है, इनके साथ पहली बात तो अगर इनकी सहमति है तो भी सहमति से मान लीजिए कि ये तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कई सारे केसेस में ऐसा पाते होंगे साथी कि गुनाह हो जाता है, जैसे अभी पोर्न साइट्स पर आप देखते होंगे ये सब चीजें, है ना, तो वो एक तरह से गुनाह ही है, पर वो हाइड छिप करके होता है, बस इसलिए बच जाते हैं लोग। अलग अलग देश के इसलिए बच जाते हैं, पर भारत में वो कानून है, जुर्म है साथी। और बिना सहमति के, मान जिनकी सहमति नहीं है लेकिन फिर भी आप जो है करते हैं, क्या करते हैं, पहला काम, उस व्यक्ति को जाने के लिए उस जगह पे, यानी उस जगह का मतलब यहाँ पे साथी वेश्यागृह से है, ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए आप उकसाते हैं या ले जाते हैं, ले जाए जाने का प्रयास करते हैं, तो आप गुनहगार होंगे। कहने का मतलब सिंपल सा है साथी, किसी को बहला फुसला के भी ले जाएंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे, और इसके लिए साथी आपको सजा मिलेगा। ये बात लिखी गई है धारा 5 में, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को आप उत्प्रेरित नहीं करेंगे, उसको ले नहीं जाएंगे, ऐसा। अगला कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की डाट के तहत किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना, निरुद्ध मतलब होता है साथी वहीं पर रोक देना, यानी एक तरह से समझिएगा किडनैप करके कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे निरुद्ध कर देना, है ना, जहां वेश्यावृत्ति की जाती है उससे संबंधित है। मान लीजिए कि ए नाम की कोई महिला है, आप उसके रिश्तेदार हैं, बहुत प्यारे वाले हैं, आप पे भरोसा करके जाती है, ये कोई वेश्यागृह है साथी, वेश्यावृत्ति जहाँ पे होती है, आप वहां पर जाकर इस महिला को निरुद्ध कर देते हैं, तो भी आप साथी गुनहगार हैं और आपको इसको मिलेगा सजा। और ये बात दिया गया है अधिनियम की धारा 6 में। क्या प्रोविजन किया गया है देखते हैं। तो ये बात लिखा गया साथी, निरुद्ध करने की बात कहाँ लिखी गई है, धारा 6 में लिखी गई है। क्या है धारा 6 में, अधिनियम की धारा 6 के तहत किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है, इसका उद्बोधन दिया गया। अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को चाहे उसकी सहमति से या उसके बिना किसी वेश्यागृह में निरुद्ध करेगा, पहला चीज, या किसी परिसर में या इस आशय से निरुद्ध करेगा कि वह ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है उनके साथ मैथुन यानी सेक्स करेगा, दोष सिद्ध होने पर कारावास से जुर्माना का भी दायी होगा। क्या मतलब है समझिएगा, मतलब ये है, मान लीजिए यार बार बार ए नाम, मतलब मेरा ही नाम बार बार मैं क्यों लिखूं, है ना, इस बार मैं एस का नाम लिखता हूँ। एस नाम का कोई व्यक्ति है साथी, है ना, और इनकी प्रेमिका है, जैसे मान लीजिए इनकी प्रेमिका है, मैं नाम ऐसे पर्टिकुलर रख रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ मानना नहीं, ठीक है, जिनकी प्रेमिका है साथी ए मान लीजिए, है ना। तो होता क्या है कि ए प्रेमिका तो यस पर भरोसा करती है, तुम्हारे लिए जीना तुम्हारे लिए मरना जैसा कुछ है ना। तो इन्होंने क्या किया, ट्रस्ट करके यस भाई साहब के पास चली जाती हैं, है ना, प्यार ज्यादा है, भरोसा भी है, लेकिन एस नाम के व्यक्ति के अंदर साथी छल है, कपट है, दोष है। और एस नाम के व्यक्ति क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलिए, चाहे वो उस जगह का संबंध वेश्यागृह से हो या ना हो साथी, ध्यान रखिएगा। पर यह महिला जो है इनसे मिलती है उस जगह पे, लेकिन एस भाई साहब क्या करते हैं, अब इनके दिमाग में क्या खुरापात है कि ये जो है इस महिला को जो है
वहां पर ले जाकर के रूम में कमरा है कहीं भी निर्बंधित कर देते हैं और अपने कुछ अन्य मित्रों के साथ जो है इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए इनको उत्साहित करते हैं, ठीक है, या मजबूरी है भाई, मामला फंस गया। ऐसा केस आपने अभी बनारस में देखा होगा, अभी कुछ समय पहले ही ऐसा केस हुआ है जहाँ पे 5-6 लोग इस केस में साथी फंसे हुए थे, लेकिन हमारे देश का कानून उन लोग के साथ नहीं हुआ क्योंकि उनका धर्म क्या ही हम आपसे बताएं, जाने दीजिए, उनको सजा नहीं मिली साथी, है ना, उस पर चर्चा ही नहीं हुआ, न्यूज़पेपर मीडिया वगैरह कहीं चर्चा नहीं हुआ। तो एस भाई साहब अगर पकड़े जाते हैं तो यह दोषी माने जाएंगे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत यस नाम के व्यक्ति को मिलेगा साथी सजा, कारावास से इनको कारावास हो सकता है या इनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो बहुत ज्यादा सजा नहीं मिलती है, लेकिन इनको सजा 1-2 साल की तो मिल जाएगी साथी, है ना। तो बस ये बात लिखा गया है अधिनियम की धारा 6 में कि भाई किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में तो निरुद्ध नहीं कर सकते जहां पे वेश्यावृत्ति की जाती हो। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस परिसर का मतलब सिर्फ उस जगह से नहीं है, नहीं, उस प्लेस से ही नहीं होता है, नहीं, आप कहीं भी ऐसा करते हैं तो भी आप जो है साथी गुनहगार माने जाएंगे, ठीक है। ये बात दिया गया है धारा 6 में। धारा 7 में क्या कहा गया, देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की डाँट के तहत सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप वेश्यावृत्ति पर निर्बंधन का प्रतिबंधन लगाया गया है। पब्लिक प्लेस में जो है ये सब काम नहीं हो सकता। ये बात कहाँ पे लिखी गई है, अधिनियम की धारा 7 में ये बात लिखा गया है। क्या लिखा गया धारा 7 में, जरा सा देखते हैं। अधिनियम का धारा 7 कहता है कि भाई देखो, अगर कहीं कोई सार्वजनिक स्थान है, जैसे कोई धार्मिक उपासना का स्थल, जैसे मंदिर हो गया या कोई शिक्षण संस्थान या छात्रावास या अस्पताल है, उनके निकट, ठीक है, या कोई अधिसूचित क्षेत्र में वेश्यावृत्ति करने या कराने पर दंड का प्रोविजन साथी किया गया है, ठीक है। कोई एरिया गवर्नमेंट कहती है कि इस एरिया में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं कि गौ सुरक्षा करना है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 30 बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दे रखी है कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं साथी, है ना। भले ही सरकार कह रही हम गौ सेवक हैं, लेकिन 30 बूचड़खाने अभी भी चल रहे हैं। तो सरकार कुछ चीजों को चलाती है ना। क्यों चलाती है भाई, अब वो ही जाने। हो सकता है उसको लगता हो कि लोगों को खाना भी चाहिए मांस, है ना, इसीलिए बूचड़खाने चला रही है सरकार। ऐसा ही सरकार जो है कुछ जगह को लाइसेंसिंग दे देती है साथी, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को लाइसेंस दे देती है और कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को बंद भी कर देती है सरकार। तो सरकार कहती है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम धारा 7 के तहत कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान होगा उसके इर्द गिर्द में, ठीक है, कम से कम 2000 मीटर के इर्द गिर्द में आप जो है, यानी 2 किलोमीटर के आसपास में आप जो है वेश्यावृत्ति नहीं करेंगे साथी, ठीक है। पर आजकल स्कूल तो और अस्पताल इतने हो गए हैं कि पूछिए मत। आप कहीं भी ऐसी प्लेस को देखिएगा, पार्टिकुलर रेड एरिया जहाँ पे होता है, वहां पे आप पा जाएंगे ये सब चीजें चलती रहती हैं, थोड़ा बहुत पैसा दे करके। सच यही है, चाहे मुझको इसके लिए सजा दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन करा कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की डांट के तहत सार्वजनिक स्थान में वेश्यावृत्ति के लुभाना या आमंत्रित करना अपराध होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक कोई व्यक्ति है ए, भाई ए नाम मेरे लिए आसान है, चूंकि मेरा नाम है तो ये मेरा नाम है भाई साहब, है ना, तो सजा मुझे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये भाई साहब क्या करते हैं, किसी मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, या कहीं भी आप मान लीजिए, उपासना घर है, बस इतना मान लीजिए, सार्वजनिक स्थल है, बस आप इतना मान लीजिए। मान लीजिए साथी ये सार्वजनिक स्थल है ना, और भाई साहब क्या करते हैं, मान लीजिए ये मंदिर है या मस्जिद है, जो भी आप समझ लीजिए साथी, है ना। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे महिलाएं जाएंगी पूजा करने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, याचनाएं आमंत्रित करने के लिए। यहाँ पे सी नाम की कोई बहुत ही अच्छी महिला गई हुई है साथी। ए नाम के जो व्यक्ति हैं, इनको प्रेम जाग जाता है सी नाम के व्यक्ति से, या यूं कहिए कि बेवकूफ़ी है इनकी, और इन महिला को जो है साथी ये आमंत्रित करते हैं कि मेरे साथ आप चलिए, रिलेशनशिप बनाइए, ऐसे रहिए, बहलाना फुसलाना ही एक तरह से समझिएगा। तो ये भाई साहब को सजा मिलेगा साथी। तो चलिए ये तो बात यहीं की थी। अब मान लेते हैं एक प्लेस और मैं आपको बताऊं, जैसे ये तो मंदिर मस्जिद की बात है, यहीं पर मान लीजिए कि एक कोई घर है और घर में जो है एक महिला साथी खड़ी है, ठीक है। ये भाई साहब का दिल यहाँ नहीं लगा, तो ये भाई साहब खिड़की से थोड़ा सा बेचारी बाहर निकली और ये भाई साहब उनको इशारा कर दिए, ठीक है। तो अगर इशारा भी कर देते हैं ना साहब, तो भी इन साहब को जो है साथी सजा मिल सकती है। चलिए मान लीजिए ये तो बात ठीक थी, ये भी इनको समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं। जैसे आजकल कुछ लोग जिम वगैरह जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, खुद का कपड़ा निकालने लगे अनैतिक रूप से, समझ रहे हैं आप।
तो भी इनको साथी मिलेगा सजा। ठीक है, तो ये अधिनियम का जो धारा 8 है वो ये सब प्रोविजन करता है। अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे देखिएगा धारा 8 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में या सार्वजनिक स्थान से दिखाई या सुनाई देने वाले किसी स्थान में, चाहे किसी का भवन हो, चाहे घर हो, चाहे खिड़की हो या बालकनी हो, शब्दों से है, चलती है क्या, ऐसा कह के, है ना, या इशारा करके है, आंख से इशारा करके है, ठीक है, या जानबूझ करके अपने शरीर का प्रदर्शन करके या किसी अन्य तरीके से उसी व्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने या लुभाने का प्रयास करेगा, या किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए आमंत्रित करता है या उसको छेड़ता है, इस तरह घूमता है कि सार्वजनिक शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाए, नंगे पुंगे सर्व घूमने लगता है ना, तो अपराधी होगा साथी। और उसको सजा कितने की मिलेगी? कम से कम 3 महीने की सजा, और जुर्माना कितना उसके ऊपर लगेगा? 500 रुपए का। समझ रहे हैं? इतना तो मेरा फीस है साथी, है ना। और अगर आप भी अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिएगा, ताकि आपको ये सब लिखना नहीं पड़े। ग्रुप ज्वाइन के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अभी तो ऑफर चल रहा है साथी, 888716 810 पे आप हमें व्हाट्सएप करिए। अभी आपका पूरा का पूरा पॉलिटी हमारा खत्म हो चुका है साथी, कंप्लीट पॉलिटी। हमने हिंदी खत्म कर दिया है, ठीक है। हिंदी का भी हमारे पास 5 क्लास और है, तो हिंदी हमने खत्म कर दिया, पॉलिटी हमने खत्म कर दिया। मूल विधि का साथी ये तीसरा वीडियो है, 800 क्वेश्चन कराएंगे साथी, ठीक है। इसके बाद जीएस कराएंगे। तो अभी तो ऑफर चल रहा है साथी, और फीस अभी कम हुआ है, तो इतना ही सिर्फ आपका फीस लगेगा। 888716 810 पे व्हाट्सएप करिए, बोल दीजिए सर हमको यूपीएसआई ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब प्रिंट करा के आप पढ़िएगा, ये सब आपको प्रिंट मिल जाएगा, इसको आप प्रिंट करा करके पढ़ना, पीडीएफ फॉर्मेट में सब कुछ आपको साथ यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो अधिनियम है कि कौन सी धारा के तहत अधीन किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में विक्षुब्ध करने के लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। अभिरक्षा मतलब जानते हैं कस्टडी, ठीक है। अभिरक्षा मतलब क्या होता है? कस्टडी। देखिए, कस्टडी में कई सारी चीजें आ जाती हैं साथी, ध्यान रखना। ये तो होता है माता पिता के संरक्षण में। अभिरक्षा में जो एक बच्चा होता है या कोई बच्ची होती है वो माता पिता की अभिरक्षा में ही रहता है। या मान लीजिए कोई महिला है, आजकल आप सुनने में आपको आ रहा होगा कि पुलिस थाने में महिलाओं के साथ, जो महिलाएं उनके साथ किस तरह से अभद्रता की जाती है, अनैतिक कृत्य किए जा रहे हैं साथी, है ना। तो कस्टडी में ये बात और याद रखिएगा, यहाँ पे कोई संस्था अगर है, मान लीजिए कि कोई ऐसा संस्था, आप ऐसे मान के चलिए कि कोई एनजीओ है जहाँ पे महिलाओं को रखा जाता है, बच्चियों को रखा जाता है, तो वो भी कस्टडी होगा साथी, है ना। और बाकी अगर जेल के अधिकारी हैं तो आप समझ रहे हैं ये कस्टडी होता है साथी, जेल अधिकारी हैं साथी, ये भी कस्टडी होता है। तो कह रहा है कि अगर किसी कस्टडी में विक्षुब्ध करने की कोशिश किया जाता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा साथी? विक्षुब्ध करने का मतलब कि वही कहना कि चलो मेरे साथ संबंध बनाओ, ऐसा, ठीक है। तो ये बात अधिनियम की धारा 9 में दिया गया है, ठीक है। और अधिनियम की धारा 9 में ये बात कहा गया है, क्या कहा गया है कि भाई अगर आपके पास अभिरक्षा में व्यक्ति का वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभन का उपबंध है धारा 9 में, और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की कस्टडी में है या उसके देख रेख में है, जैसे मामा की है, नानी की है, मामे की है ना, या अधिकार स्थिति में है। अधिकार स्थिति मतलब पति के यहाँ भी अगर है, अधिकार क्षेत्र में हो, और वह उस व्यक्ति का वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभन कराए, सहायता करे या उसको उकसाए, तो वह अपराधी होगा। समझ रहे हैं? कस्टडी में मैं कह रहा हूँ आपसे माता पिता भी शामिल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं आप एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ए और बी पति पत्नी है, ठीक है, और इनसे उत्पन्न हुए हैं, इनकी संतान पुत्री है साथी, है ना, पुत्री है। दुर्भाग्य से ए और बी का पेशा पहले से ही वेश्यावृत्ति में लिप्त था साथी, पहले से ही लिप्त था, ठीक है। तो ये पहले से ही वृत्ति में काम करते थे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि इनकी जो ये बेटी है, जो बच्ची है, सी नाम की मान लीजिए, ये भी इसी पेशे में आ जाए, पर सी ऐसा नहीं चाहती है। और सी क्या करती हैं? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का प्रयोग करके पुलिस थाने में लिखवा देती है कि साहब हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। पर ये माता पिता है, ये बोलते हैं कि नहीं मेरी मर्जी, मेरी बच्ची, मैं जो कराऊं। तो माननीय जज साहब कहेंगे कि देखो भाई, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत अगर आपकी कस्टडी में, आपकी अभिरक्षा में कोई भी व्यक्ति है और आप उस व्यक्ति को जो है वेश्यावृत्ति के लिए उसका प्रलोभन करते हैं या उसकी सहायता करते हैं,
या उसको उकसाते हैं कि तुम भी ये करो, तो भाई तुम अपराधी हो और तुमको सजा मिलेगा। आप क्लियर हो गए ना? ठीक है। यही चीज साथी एक पुलिस अधिकारी के ऊपर भी लागू होता है, पुलिस अधिकारी के रूप में भी लागू होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस अधिकारी में लोग अपने ही लोगों के खिलाफ गवाही नहीं देते, इसलिए लोग बच जाते हैं साथी, है ना? तो ये चीजें होता है। तो अब आपको धारा 9 समझ में आ गया होगा कि अगर अभिरक्षा में कोई है और उसको ये करते हैं तो उनको भी सजा का प्रोविजन है। आगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है? अब देखिए, इसको कोई देखेगा, भाई जाहिर सी बात है इस अधिनियम को कोई हैंड करेगा तभी तो ये अधिनियम आगे बढ़ेगा। धारा 13 में क्या कहा गया? कुछ मैं बीच-बीच में छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम करवा देंगे। धारा 13 में क्या कहा गया है? तो ये बात लिखा गया है विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय के बारे में। इसमें क्या कहा गया है धारा 13 में? इसके तहत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक जिले में सरकार ने कई जगह कई क्षेत्र ऐसा बना दिया है, एक विशेष पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा या उसकी ओर से नियुक्त किया जाएगा, जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। यानी जो ये विशेष पुलिस अधिकारी है इसे 2 लोग नियुक्त कर सकते हैं। कौन 2 लोग नियुक्त कर सकते हैं? एक तो साथी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे साथी स्टेट गवर्नमेंट से होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, पहला। दूसरा जो होगा साथी नियुक्त कर सकता है पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से जो एक व्यक्ति, ऐसा और भी व्यक्ति होगा साथी, ठीक है, जो पुलिस निरीक्षक कम से कम रहे, उस लेवल तक का जो व्यक्ति होगा वो किसी व्यक्ति को ऐसा विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकता है। और सुनिए, राज्य सरकार सेवानिवृत्त पुलिस, मतलब जिनका पद खत्म हो चुका है, या सेना अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, परंतु ये पुलिस निरीक्षक या कमीशन अधिकारी से नीचे के पद के नहीं होने चाहिए। यानी स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा अपॉइंट कर सकती है। अब जो ये विशेष पुलिस अधिकारी हैं, इनको सलाह देने के लिए ही एक अशासकीय सलाहकार निकाय भी बनाया जाता है। और काश ये लोग अपनी काम अच्छे से करते तो सब कुछ अच्छा होता। आगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की डाट के तहत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा। अब सोचिएगा, जब आप पढ़ेंगे बीएनएस, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता साथी, जिसे पहले आप बोलते थे क्रिमिनल राइट प्रोसीजर लॉ, सीआरपीसी बोलते थे। अब उस समय, इस समय जो है साथी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023 से, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सजा का प्रावधान करता है और बताता है कि कोई अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, जमानती है या अजमानती है। तो जो ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है, इसके तहत अगर कोई भी आप अपराध करते हैं, जो मैंने ऊपर चर्चा किया, वो अपराध संज्ञेय होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। और वो अपराध गैर जमानती है, मतलब उसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। अगर एक बार आप पकड़ लिए गए ना, तो आपको जमानत पे नहीं छोड़ोगे साहब, है ना। पर ये बात लिखा कहाँ है? तो साथी ये बात लिखा गया है धारा 14 में। धारा 14 में ये बात लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसके तहत आप कोई अपराध करते हैं तो साहब आपको सजा होगी, और वह संज्ञेय होगा। संज्ञेय होने के साथ साथ गैर जमानती भी होगा। धारा 15 में कहा गया कि वारंट के बिना तलाशी विशेष पुलिस अधिकारी ले सकती है। धारा 16 में कहा गया है कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को उस जगह से कैसे छुड़ाया जा सकता है, उसके बारे में प्रोविजन साथ यहाँ पे दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ए नाम के कोई व्यक्ति हैं साथी, और इन्हें लगता है कि कोई पार्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे यम नाम की कोई महिला रहती है और इनसे वो संबंधित हैं, और इस महिला को वहां से बाहर निकालना है, तो साहब ये निकाल सकते हैं। बस जरूरी है कि इसके लिए अधिकारी इनकी मदद करें, तो ऐसा निकाला जा सकता है। धारा 18 में वेश्यागृह को बंद करना और परिसर से अपराधियों की बेदखली से संबंधित है। किसी पर्टिकुलर परिसर से ये काम बंद भी किया जा सकता है, ऐसे एक बार महाराष्ट्र में किया गया था साथी, है ना। ये सब कुछ होते हुए भी देश में कितनी अच्छी धाराएं हैं, पर देश में इसको लागू अच्छे रूप से नहीं किया जाता है, क्योंकि हम मांग ही कभी नहीं किए इन सब चीजों की, तो इसीलिए लागू नहीं किया जाता है। जनता मांग करती है धर्म और जाति की, हम अपने धर्म के रक्षक हैं, इसीलिए हम इन सब चीजों की पूरी तरह से भक्षक भी बने हुए हैं साथी।
आगे कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन, धारा 16 जैसा ऊपर हमने चर्चा किया, इसके अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षक के पास जाने के पूर्व पालन किए जाने की शर्तों का उल्लेख है। अब देखिए, किसी भी महिला को अगर आप बह्यावृत्ति के रास्ते से बाहर निकाल के लाते हैं और उन्हें उनके माता पिता को आप ट्रांसफर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ नियम कुछ शर्तों का पालन आपको करना पड़ेगा, और ये बात धारा 17 क में दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, धारा 17 क में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट, कौन छुड़वा सकता है साथी, मजिस्ट्रेट, धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्ति को माता पिता या संरक्षक या पति के हवाले किए जाने के लिए आदेश पारित करने से पहले ऐसे व्यक्ति को रखने की सामर्थ्य या असलीपन के बारे में किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा अन्वेषण करवाकर अपना समाधान कर सकेगा साथी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृह को बंद किया जाना और अपराधियों को बेदखली किया जाने का प्रावधान भी किया गया है, यानी इसको बंद भी कराया जा सकता है, और ये बात लिखी गई है धारा 18 के तहत। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साथी जो हमारे SIR है वो सिर्फ ऐसे लोगों पर होता है जो, क्या ही हम बताएं, कभी SIR की जरूरत ऐसे ही सरकार को जो हमारे यहाँ पे वेश्यागृह है, ठीक है, इनके यहाँ भी करवाना चाहिए, है ना, पता तो चले कितनी महिलाएं अपनी मर्जी से हैं और किस धर्म से हैं, कि सिर्फ हम धर्म का झंडा सिर्फ इसलिए फैलाते रहें ताकि लोग का बिजनेस चलता रहे, नहीं, धर्म यहाँ पर भी लागू होना चाहिए कि यहाँ पे जो महिलाएं वो किस पर्टिकुलर धर्म और कास्ट से हैं। हमें ये बात भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हर साल प्रति वर्ष भारत के अंदर कितनी महिलाएं गायब हो जा रही हैं। दुर्भाग्य की बात है 2019 के बाद से नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने आज तक नहीं बताया कि कितनी महिलाएं गायब हुई हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 2019 से 2021 के बीच में NCRB ने कहा कि 13.5 लाख महिलाएं मिसिंग है भारत में। अब आप सोचिएगा, इतने लोग का 13.5 लाख महिलाओं का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज किया गया है, ये महिलाएं कहाँ गई? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो को जवाब देना चाहिए, और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक अभी तक ये रिपोर्ट अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या ही बताया जाए, पर चलता है, देश है, हमें खाने से मतलब है और भगवान की आराधना करने से मतलब है। तो साथ ही अधिनियम की धारा 18 के तहत इस तरह के जो वेश्यागृह हैं इनको बंद किया जा सकता है। कौन कर सकता है, समझिएगा। धारा 18 मुख्य रूप से जो हमारे ब्रोथेल हैं के रूप में उपयोग हो रहे हैं, परिसर को बंद कराने और वहां रहने वाले अपराधी या व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्रदान करती है। मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर अपना पेट भर रहा है, दूसरे की टेंशन काहे होगी। इसका उद्देश्य क्या है, व्यावसायिक यौन शोषण के स्थलों को समाप्त करना और पीड़ितों की रक्षा करना। न्यूज में कभी आपने सुना कि फलाने DM साहब ने फला जगह की वैयावृत्ति को बंद करा के फला महिला को बाहर किया? आपने कभी सुना? नहीं। आपने ये सुना होगा कि एक मोटी सी महिला जो है अभी हाल में चर्चा में है, जो कांस्टेबल है, 2 भाई बहन जो कि मंदिर परिषद में बेचारे टहल रहे थे, उनको हैरेस कर रही थी। तो इस मोटी सी महिला को, है ना, मैं आप क्या ही बताऊं, इन्हें 2 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए, यह है इनके साथ सबसे बड़ा सजा होना चाहिए। भाई यहाँ पे आप जो है इन जगहों पर आप रेड डालो तो उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ से साथी मिल जाता है थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। क्या ही कहा जाए, मन में बड़ा उत्साह है, लेकिन आप लोग जो है जब दरोगा बनना तो ऐसा काम मत करना। अधिनियम की धारा 20 के तहत वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना उपबंधित है, मतलब धारा 20 के तहत वहां से उनको हटाया भी जा सकता है अगर वह अपना पूरा एरिया बना लेती हैं तो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है, जैसे हम लोग चारबाग स्टेशन बोलते हैं, वहां पे बाहर जो है ये महिलाएं घूमती रहती हैं। इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, लगाना चाहिए साहब, है ना, पर कोई नहीं, राजधानी है तो चलता है। आगे देखिएगा, कह रहा कि अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अधीन कौन अपने विवेक से संरक्षण गृह सुधार संस्थाओं को स्थापित कर सकता है। देखिए, ये बहुत जरूरी है। सरकार कुछ अच्छे काम भी करती है, हर काम बुरे नहीं करती है, लेकिन राज्य सरकार जो है साथी वो संरक्षण गृह और सुधार संस्थाएं बना सकती है। लेकिन एक व्यक्ति को अच्छा करने से कुछ नहीं होता है जब उसमें कई सारे बुरे व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। तो हमें सबको मिल करके जन जागरूकता से इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 21 क्या कहती है, यह प्रोटेक्टिव हाउस की बात करती है और सुधार गृहों की स्थापना, लाइसेंसिंग और संचालन से संबंधित है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि अनैतिक व्यापार के पीड़ितों
जैसे जो पीड़ित हैं बेचारे, इनकी देखभाल करना, सुरक्षा, पुनर्वास और सुधार करना, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके। जो बच्ची या जो बच्चे पकड़े जाते हैं साथी इस काम में, व्यापार में, बिजनेस में, जो बेचारे क्रय विक्रय कर दिए जाते हैं, संजोगवश, मैं सही तो नहीं कहूंगा क्योंकि अगर सही में करते तो ऐसा होता ही नहीं साथी। हमारे देश से महिलाएं कैसे गायब हो जाती हैं? संजोगवश अगर ये लोग पकड़ लिए जाते हैं तो सरकार अपना दायित्व निभाता है और उन्हें जो है एक राज्य सरकार जो होती है साथी, किसी भी क्षेत्र में सुरक्षात्मक गृह यानी प्रोटेक्टिव होम्स बनाती है, जहां पे इन बच्चों को या बच्चियों को रखा जाता है, ताकि धीरे धीरे उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके। क्योंकि अचानक से लाया जाएगा तो लोग उन पर पत्थर फेंकेंगे, वही लोग जो उठ करके नहीं देखना चाहते कि बाहर क्या हो रहा है, पत्थर फेंकने आ जाएंगे। ध्यान रखना। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की डांट के अधीन स्टेट गवर्नमेंट किसके परामर्श के बाद जिला या महानगर क्षेत्र में एक विशेष न्यायालय स्थापित कर सकता है। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है साथी, और इसके लिए इसे किससे परामर्श लेनी होगी? तो याद रखिएगा, ये उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार ऐसा कर सकता है साथी, है ना। और ये बात कहाँ पे लिखा गया है? तो ये बात अधिनियम की धारा 22 क के तहत लिखा गया है। जो हमारा नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है उसका धारा का जो 22 क है, इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्य सरकार होगी, उच्च न्यायालय के परामर्श करने के पश्चात जिले में जो महानगर क्षेत्र है वहां पर विशेष न्यायालय स्थापित कर सकेगी। धारा 22 ख में क्या कहा गया है? अधीन न्यायालयों को मामले में संक्षिप्त विचारण की शक्ति भी प्रदान की गई है। और न्यायालय जो ऐसे जो विशेष न्यायालय बनेंगे तो जाहिर सी बात है साथी, वहां पे प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वही एज ए जज काम करते हैं। आपको ये भी बात पता होगा, अगर आप पॉलिटी की क्लास नहीं पढ़े हैं तो वहां पे हम पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में अगर कोई दोष सिद्ध हो जाता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे कम से कम 1 साल की सजा दी जा सकती है। बाकी आगे की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट जो है 1 साल की सजा दे सकते हैं। आगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की डांट के तहत केंद्र सरकार की विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति का उपबंध दिया गया है। राज्य सरकार भी कर सकती है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि 2 राज्यों का रिलेशन का मामला है तो अधिनियम 22 क यानी ए के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई विशेष न्यायालय बना सकता है साथी, है ना, याद रखेंगे। लेकिन कहां से? दोनों राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे उनसे परामर्श करने के बाद, ये भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो ये अगर सीधे पूछेगा कि मैंने कौन अधिनियम के तहत, तो आप बताना 22 ए, है ना। आगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के किस धारा के अधीन न्यायालयों को मामले में संक्षिप्त विचारण की शक्ति है? तो अभी हमने आपसे बताया कि जो ये अधिनियम है 22 ख संक्षिप्त विचारण की शक्ति है, और इसके लिए आपने देखा कि 1 वर्ष से अधिक के कारावास यात्री वो जारी किया जा सकता है। अगला, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन किसे शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए नियम भी बना सकती है? किस धारा के अधीन किसे शक्ति प्रदान की गई है कि किस धारा के अधीन किसे शक्ति प्रदान की गई है? सवाल है, ऐसा उल्टा सीधा है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जवाब आप ये मान के चलिएगा कि अधिनियम का जो सेक्शन 23 है, इसके तहत जो राज्य सरकार वह साथी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को लागू करने के लिए, प्रायोजन करने के लिए, ठीक है, अगर वो चाहे तो कोई भी अपना अलग का रूल भी बना सकती है, नियम भी बना सकती है कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे साथी। तो ये बात लिखा गया है सेक्शन 23 में। और कौन कर सकता है, नियम कौन बना सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। यानी ये मुद्दा किसका है? राज्य सूची का है, ठीक है। आगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन इस अधिनियम का कतिपय अन्य विधियों का अल्पीकरण रूप से में नहीं होना है? यानी अन्य विधियों का अल्पीकरण ये नहीं करेगा, इससे ध्यान रखेंगे। धारा 24 में प्रोविजन दिया गया है, सी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर। क्या कहा गया है? धारा 24 में उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 या उक्त अधिनियम को उपांतरित करने के लिए अधिनियमित अन्यथा रूप से किशोर अपराधियों से संबंधित किसी राज्य अधिनियम के उपबंधों का अल्पीकरण करता है। यानी जो अगर ऐसा कोई रूल वगैरह बनाया गया है, ठीक है,
कोई नियम, कोई कानून बनाएगा तो उसका अल्पीकरण नहीं करेगा, ये बात 24 में लिखी गई है। आगे और आज का आखिरी क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन हमें जानना था साथी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम से, और क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतने क्वेश्चन से ही कहीं ना कहीं आपसे कुछ पूछ लेगा, एक बार रिवीजन करना, मामला साफ। आगे जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वह स्त्री अशिष्ट अपरूपण अधिनियम से आएगा। यहाँ से देखते हैं सबसे पहली बात कि इसे कब लागू किया गया था साथी। तो याद रखेंगे ये जो अधिनियम है 2 अक्टूबर 1987 से ये लागू है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। स्त्री अशिष्ट निरूपण अधिनियम, इसके बारे में कल और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, और कुछ क्वेश्चन और बचेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे 2019 का मुस्लिम महिला लॉ, वहां से क्या सवाल बन सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे स्त्री अशिष्ट अपरूपण अधिनियम, इस अधिनियम की धारा 1 में कहा गया है कि जो ये अधिनियम है इसका पूरा नाम है स्त्री अशिष्ट अपरूपण अधिनियम 1986, और इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण भारत पर है, और यह अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 से लागू हुआ है। इसके बारे में बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम।